हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ठाकुर सर और हम एक रैपिड रिवीजन सीरीज लेकर के आए हैं क्लास 12th के लिए, जिसमें मैं आपको टू द एनसीईआरटी, चाहे वो बोर्ड के लिए हो चाहे वो नीट के लिए है, एक एक लाइन कवर करके शॉर्ट में और रैपिड रिवीजन कराने वाला हूं। आज का हमारा चैप्टर जो है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। बच्चों, सबसे पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है और हेल्थ किसे कहते हैं। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसको हेल्दी कहना है तो इसका मतलब उसको फिजिकली फिट रहना चाहिए, उसको मेंटली हम कह सकते हैं अच्छा रहना चाहिए, और उसे सोशली भी अच्छा रहना चाहिए बच्चों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप डिसीज फ्री हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आपको हेल्दी कह दिया जाए। क्योंकि हेल्थ सिर्फ जो है फिजिकल एस्पेक्ट से नहीं बनी हुई है, ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को नहीं देखती है, बल्कि साथ ही साथ ये मेंटल और सोशल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखती है। इस वजह से हम अगर हेल्थ को प्रॉपरली डिफाइन करें तो फिजिकली, मेंटली और सोशली सारी चीज इसमें जो है बेटा इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो ये समझा जाता था पहले कि जो हेल्थ है वो किन किन चीजों से डिटरमाइन होती है। तो वैसे ही हम कुछ बातें करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात आती है कि माइंड जो है, हमारा माइंड जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है इम्यून सिस्टम को थ्रू द न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंड देयर बाय हेल्थ जो होती है वो अफेक्ट होती है। जैसे कि मान के चलो, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में भी कि हमें ऐसा लग रहा है कि बुखार आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा, तो वैसे ही हमारा बॉडी जो होती है काम करने लग जाती है। क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हमारे मन में चल रहा है, वो सेम चीज जो है एंडोक्राइन सिस्टम को, न्यूरल सिस्टम को जो है मैसेज देती है, और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि क्या हो रहा है, आपको बहुत बार बताया भी गया होगा कि अगर हेल्दी बॉडी है और उसमें हेल्दी माइंड है, तभी जो है जिंदगी जो है वो बैलेंस हो सकती है। मतलब यहां पर कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि हेल्थ जो है वो ना कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से डिटरमाइन होती है, बल्कि मेंटल एस्पेक्ट भी जरूरी है। अब फिर कह रहा है कि when the functioning of the organ or system of the body is adversely affected, it is called as disease। वो कह रहा है डिसीज क्या है। डिसीज का मतलब होता है बीमार होना। तो जब कभी भी हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन या फिर हमारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं एडवर्सली अफेक्टेड हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई है, तो इसका मतलब है ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जब अफेक्टेड हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं कि कोई बीमारी हो गई है, कोई डिसीज हो गई है। डिसीज को बेसिकली बच्चों हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में। देखिएगा ध्यान से, इन्फेक्शियस डिसीज जो होती हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जैसे कि मान के चल देते हैं कि कोरोना अभी कुछ दिन पहले आया था। कोरोना एक व्यक्ति को था तो दूसरे को हो सकता है, खांसी सर्दी एक व्यक्ति को होती तो दूसरे को हो सकती है, निमोनिया एक व्यक्ति को होता है तो दूसरे को हो सकता है। तो ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से ट्रांसफर हो सकती हैं दूसरे पर्सन में, उन्हीं को हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं बच्चों। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं वो ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा सकती। जैसे मान के चलो ओडिमा है, मोटापा है। एक व्यक्ति मोटा है, अगर तुम उसके साथ कितने भी रह लो तो तुम्हें मोटापा नहीं लगेगा, है ना। इसका मतलब ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। सिर दर्द किसी का हो रहा है, भले ही सिर दर्द तो एक सिम्टम मान लेते हैं, तो दूसरे को नहीं लगेगा। डिफिशियंसी डिसीज होती है, मान के चलो किसी में माइल न्यूट्रिशन हो गया, किसी में न्यूट्रिशन की कमी है, किसी को रतौंधी हो गया, किसी को बेरी बेरी हो गया, किसी को स्कर्वी हो गया। तो ये जो रोग होते हैं, जो डिफिशियंसी डिसीज होती है, किसी को एनीमिया है तो एनीमिया साथ रहने से दूसरे में नहीं जाएगा। किसी किडनी फेलियर है, रेनल फेलियर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये कुछ ऐसी डिसीज होती है जो एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। इन्हीं को हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ डिसीज जो होती हैं वो पैथोजेंस से होती हैं। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस ऐसे पैरासाइट्स या फिर ऐसे हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं। बहुत प्रकार के पैथोजेंस के नाम आपने सुन रखे होंगे, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, एस्के हेलमिंथीज हैं, राउंड वॉर्म्स हैं, नेमेटो हेलमिंथीज भी कह सकते हैं उनके लिए। और आप जानते हैं प्लेटी हेलमिंथीज हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे एनिमल हैं जो डिसीज कॉजिंग होते हैं। उन सबको एक साथ में हम पैथोजेंस कह सकते हैं। डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं और भी चीजें हो सकती हैं। आगे बात करते हैं। अब सर हेल्थ डिटरमाइन कैसे होती है, या कोई व्यक्ति हेल्दी है या हेल्दी नहीं है ये पहले तय कैसे हो सकता था? ये बड़ी एक कहानी थी। और पुराने समय के लोग जो थे, जो ग्रीक लोग थे, जो यूनानवादी लोग थे, यूनानी लोग थे, और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम जो है वो एक थ्योरी पर बिलीव करता था। इस थ्योरी को कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दी थी? हिप्पोक्रेटिस ने। ये हिप्पोक्रेटिस कौन है सर? ये फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। ये महाशय हैं, देखिए इनको ध्यान से देखिए, इनकी आंखों पर मत जाइए।
लेकिन बहुत विद्वान आदमी थे। हिप्पोक्रेटिस जो है, और वो भी इस बात को मानते हैं, और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम भी इस बात को मानता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं और जो हमारी बॉडी में जो है, जिनका बैलेंस हमारी बॉडी में हेल्थ को डिटरमाइन करता है। एनसीईआरटी इस बात को क्या लिखती है, इट स्टेट दैट हेल्थ इज state of body and mind where there is a balance of certain, देखो लिखा है, where there is a balance of certain humor, person with a black bile belongs to the hot personality and would have fever। hot personality का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हे छात्रों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, हॉट पर्सनालिटी का मतलब होता है गर्म व्यक्तित्व, मतलब बुखार जिस इंसान को उसे हॉट पर्सनालिटी कहते हैं। ये तो तुम्हें ये फिल्मों ने जो भी बता दिया है वो अलग ही बात है। यहां पर क्या कह रहा है कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम जो है, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, या फिर हम कहें कि यूनान के जो लोग थे, खासकर जहां पर जिक्र किया गया है हिप्पोक्रेटिस का, तो यहां बताया गया है कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये कहती है कि हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स हैं, कुछ ह्यूमर्स हैं, जिनका बैलेंस अगर बढ़िया है तो हमारी हेल्थ बढ़िया रहेगी। बैलेंस बिगड़ जाएगा तो उसका बैलेंस बिगड़ने से, उन ह्यूमर्स का, उन फ्लूइड्स का बैलेंस बिगड़ जाने से, कोई ज्यादा कम हो जाने से, है ना, तो उसमें क्या होता है, माइंड और बॉडी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से डिसीज हो जाती है। इन्होंने एक जिक्र भी किया, इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्लैक बाइल होता है उन्हीं को बुखार आता है। पुराने जमाने में क्या होता था, किसी डिसीज के नाम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि एक सिम्टम ही था जो कॉमन था। अगर मलेरिया हो रहा तो भी बुखार आ रहा है, ज्वाइंटिस हो रहा तो भी बुखार आ रहा, पीलिया हो रहा तो भी बुखार आ रहा है, उसी को पीलिया कहते हैं, ज्वाइंटिस को ही, है ना। और जितनी भी बीमारियां होती थी तो बुखार आता था, ज्वार आता था। इस वजह से लोग कहते थे कि ज्वार या बुखार आना मतलब हॉट पर्सनालिटी, और हॉट पर्सनालिटी उसको होती है जिसमें ब्लैक बाइल होता है। अभी भी आयुर्वेदिक सिस्टम इस पर बिलीव करता है, वो कब की बात करता है। और उन्होंने यही कहा कि ऐसा पर्सन जिसमें कौन सा बाइल होगा, ब्लैक बाइल होगा, इसको क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ऐसी बात है वो कह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, 4 टाइप के फीवर, ये ह्यूमरस की बात करते थे। कौन कर रहा था, 4 टाइप की ह्यूमर की बात कर रहा था, हिप्पोक्रेटिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब विलियम हार्वे थे, हु इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है वो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो विलियम हार्वे ने क्या करा, डिसअप्रूव्ड कर दी द हाइपोथेसिस बाय डिस्कवरिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर्सन विद अ ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर। सबसे पहले तो ये रट लो बेटा कि विलियम हार्वे जो है वो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, और फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होने के साथ साथ इन्होंने ये कहा, थर्मामीटर का यूज करके इन्होंने कहा कि भाई साहब ले आओ आप, जिसको ब्लैक बाइल हो जिसके शरीर में, उसको ले आओ, मैं देखता हूं। इन्होंने एक आदमी को देखा जिसके शरीर में ऐसा कंसीडर किया जाता था कि ब्लैक बाइल है, उन्होंने देखा कि इसका बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल है, इसका मतलब ये थ्योरी ही गलत है। तो किसने इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, तो इनका नाम है विलियम हार्वे। ये भाई साहब दिख रहे हैं जो इस तरफ वाले, नहीं मुझे उल्टा दिखता है ना उसमें, ये वाले भाई साहब, ये विलियम हार्वे हैं। इन्होंने यही ब्लड सर्कुलेशन के फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, और इन्होंने ही इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम कुछ कॉमन डिसीजेस के नाम समझते हैं जो कि इंसान में हो सकती हैं, सम कॉमन डिसीजेस जो मैन में हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस की। बैक्टीरियल डिसीजेस क्या होती हैं, सबसे पहली डिसीज है टाइफाइड, आपको दिख रहा होगा। और टाइफाइड में जो है, देखिए जितनी भी डिसीज होंगी उनको कुछ पैथोजेंस करते हैं। पैथोजेंस कैसे आएंगे शरीर में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, हम सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम डिसीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कौन से पैथोजन ने ये डिसीज करी है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये पैथोजन हमारे शरीर में आया कैसे, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वही डिसीज है, सिम्टम्स क्या रहेंगे, हमारी बॉडी पर उसका क्या असर होगा। ये सारी की सारी चीजें हम जो है इनमें पढ़ने वाले हैं, एक एक करके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले पैथोजन की बात कर लेते हैं। इसका पैथोजन होता है प्यारे बच्चों साल्मोनेला टाइफी। क्या पैथोजन है, साल्मोनेला टाइफी। और ये पैथोजन हमारी बॉडी में कैसे आता है, पानीपुरी वाले भैया की पानीपुरी खाने से। मतलब हमारी बॉडी में कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से, खराब पानी पीने से, खराब खाना खाने से, या कंटामिनेटेड जिसमें साल्मोनेला टाइफी है ऐसा पानी पीने से या खाना खाने से, ये हमारी बॉडी में चला जाता है। सर खाना खाने के बाद कहां पहुंचता है, ये सीधा पहुंच जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो इट एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द फूड एंड वाटर। फूड और वाटर कैसा, फूड और वाटर कंटामिनेटेड, माइग्रेटेड टू द ऑर्गन बाय ब्लड, और दूसरे ऑर्गन्स में भी चला जाता है, ब्लड से चला जाता है। सर ब्लड में कहां से पहुंच गया, अरे भाई साहब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, तो वहां से एब्जॉर्प्शन होकर के ब्लड में पहुंच गया और बाकी के ऑर्गन्स में भी जा सकता है। सर एक बात बताइए, टाइफाइड किसी को हो गया है ये कैसे पता चलेगा, तो सस्टेन्ड फीवर रहता है, कंटिन्यूअस फीवर बना रहता है, और वो फीवर के लिए एनसीईआरटी लिख भी रही है कि 39 से 40 डिग्री का फीवर रहता है, हेडेक होता है, वीकनेस आ जाती है, सिर दर्द होता है, कमजोरी लगने लगती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, और
कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब फ्रेश होने जाने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है ना, बार बार नहीं जाते हैं, मतलब कड़क मल हो जाता है, फीकल मैटर डिस्चार्ज नहीं होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। सर व्हाट इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन? हमारी इंटेस्टाइन में छेद हो जाना, छेद होने की वजह से एनीमिया भी हो सकता है, और अगर सीवियर केसेस में अगर टाइफाइड का इलाज समय पर नहीं करवाया गया तो इसमें डेथ भी हो सकती है। ऐसा लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन है, पूरी एनसीईआरटी की लाइन देखिए। अभी देखो, स्वेटिंग हो रही, हेडेक हो रहा है, मसल्स में पेन हो सकता है, ठीक है, हंग्री, भूख नहीं लग रही है, वीकनेस आ रही है, और भी चीजें हो सकती हैं। ये सभी क्या है बेटा, सभी क्या है, ये टाइफाइड में क्या क्या चीजें होने वाली वो है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो इसमें एक और चीज है कि सर टाइफाइड है ये कैसे पता चलता है? तो टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड डिटेक्ट करने के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैरी मेलन की, जिनको हम टाइफी मैरी के नाम से भी जानते हैं। टाइफी मैरी क्यों कहते हैं इनको, टाइफाइड मैरी क्यों कहते हैं? एक ये देवी जी हैं, इनको देख लीजिए ध्यान से। ये टाइफी मैरी, ये कुक थी, ये टिफिन सेंटर चलाती थी, और इनको टाइफाइड था, और ये कई सालों तक, कई वर्ष, मतलब सालों तक तो नहीं, बहुत लंबे समय तक जो है ये टाइफाइड दूसरे लोगों को फैलाती रही, अपने खाने में कंटामिनेशन करती रही, जो खाना बनता था, और ये खाना जो है सब लोगों को सर्व करती रही, टिफिन सेंटर चलाती थी। इसका मतलब है, तो इसकी वजह से सेवरल ईयर ही एनसीईआरटी लिखती है, इसकी वजह से क्या हुआ, इनका नाम पड़ गया टाइफी मैरी, क्या, या टाइफाइड मैरी इनका नाम पड़ गया है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, मैरी मेलन निकनेम टाइफी मैरी वाज अ प्रोफेशनल कुक थी। सी वाज अ टाइफाइड कैरियर, देखो टाइफाइड कैरियर कहा गया है, हु कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। जो खाना वो बनाती थी, उस खाने से जो है ये बहुत समय तक जो है कंटामिनेशन फैलाती रही, टाइफाइड फैलाती रही। तो बच्चों ध्यान रखो, जहां से भी खाना खाते हो शुद्ध खाना खाने की आदत डालो, और जरूर ये इंश्योर करो कि वो खाना कैसे बनता है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो बैक्टीरियल डिसीज में ही हम बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया अगर आपको याद रखना तो मैं बिल्कुल सीधी सी बात बता दे रहा हूं, कोविड जो था, तो कोविड जो बिल्कुल उसी पैटर्न पर था, कोविड जैसा निमोनिया था ना, तो वैसे ही तो निमोनिया को उसी प्रकार से याद रख सकते हैं। ये भी किसके द्वारा होता है सर? ये भी होता है बैक्टीरिया के द्वारा ही, और ये इन्फेक्ट किसको करता है? लंग्स की एल्वोली को। अरे अपने लंग्स के अंदर छोटे छोटे से ये होते हैं ना, कहां गया, ये लंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे से थैले होते हैं, इन्हीं को एल्वुली कहते हैं। ये एल्वुली है, और एल्वुली को अफेक्टेड कर देता है ये बैक्टीरिया। सर इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और क्या हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अच्छा सर समझिए, इसमें क्या होता है सर, एल्वुली में क्या हो जाता है? तो हमारी एल्वुली जो होती है वो गेट फिल्ड विद अ फ्लूइड लीडिंग टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। हमारी जो एल्वुली है इनमें क्या भर जाता है? पानी भर जाता है या फ्लूइड भर जाता है। ये मान के चलो एल्वुली है, और यहां पर जो है ये फ्लूइड डिपोजिशन होने लग जाता है, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो यहां रहती है, इसका मतलब डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाती है, और फिर सांस वांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। देखो ये देखो नॉर्मली है, और ये देखो फ्लूइड फिल्ड है। फ्लूइड फिल्ड हो गई, मतलब देखो नॉर्मली ऐसी रहती है, फ्लूइड फिल्ड में ऐसी हो गई, तो गैस एक्सचेंज करने में बड़ी दिक्कत आती है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सही साथ है। इसके बाद पैथोजन की बात कर लेते तो वही पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा। देखो बने भी हुए हैं, देखो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई साहब? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, आप किसी भी कंटामिनेशन या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जिसको निमोनिया ऑलरेडी है, तो निमोनिया फैल जाएगा। खांसने से, छींकने से, वाटर ड्रॉपलेट से, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रहने से, मतलब उसके साथ कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखने से निमोनिया फैल जाता है तत्काल में ही। जैसे कि कोविड फैल रहा था, बताया ही मैंने। इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स मतलब छोटी छोटी सी पानी जैसी बूंदें, एरोजोल रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन से रिलीज हुई है, शेयरिंग ग्लास, यूटेंसिल्स, और कोई भी आप पेन, पेपर, कॉपी किसी भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं, तो भाई निमोनिया का खतरा हो सकता है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ऐसे लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए, ताकि उनकी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दूसरे पर तक ना पहुंचे। और अगर आप कभी पब्लिक प्लेस में खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, रुमाल का यूज करें। तो लड़कियां तो करती हैं, लड़कों के लिए कि अपन को भी करना है, ठीक है। आइए सिम्टम्स क्या है कि निमोनिया, क्योंकि निमोनिया जो है किस चीज की डिसीज है? लंग्स की डिसीज है, तो लंग्स से रिलेटेड पूरे सिम्टम्स रहेंगे, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहेगी। फीवर तो देखो कॉमनली सब में आता ही है। फीवर के अलावा ठंड लग करके बुखार आता है भाई, ठंड लग करके सर्द खांसी रहती है, कफ रहता है, सिर दर्द होता है, और सीवियर केसेस में लिप्स और फिंगर के नेल्स जो होते हैं वो ग्रे टू ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर कहता है कि नाखून दिखाइए आपके, या फिर वो कहता है कि लिप्स दिख रहा है, तो वो ग्रे टू ब्लूइश कलर के अगर दिख रहा है, तो ये सीवियर केसेस में, हर बार नहीं होगा, सीवियर केसेस में, जब सीवियर
सीवियर निमोनिया होगा तब ऐसा देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं और हम देख रहे हैं वायरल डिसीज। हमने दो प्रकार की बैक्टीरिया डिसीज देखी हैं। बैक्टीरिया डिसीज कौन कौन सी हैं? हमने देखा है टाइफाइड और हमने देखा है क्या? निमोनिया। इसके अलावा एनसीईआरटी डिप्थीरिया, टिटनस और डिप्थीरिया और टिटनस के बारे में और प्लेग के बारे में भी बैक्टीरियल डिसीज का एग्जाम्पल देती है। डिप्थीरिया गलघोंटू कहलाता है, जिसमें गले में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। डिप्थीरिया का टीका भी लगाया जाता है, मतलब वैक्सीन लगती है। इसके अलावा टिटनस जो है, आप जानते ही हैं कि किसी भी नुकीली चीज से अगर कहीं चोट लग जाती है और चोट के दौरान क्या आता है, खून आ जाता है, तो कभी भी मॉइस्चर में टिटनस का बैक्टीरिया होता है और टिटनस को कोलिस्ट्रीडियम टिटिनी जिसे कहते हैं, और वो चला जाता है बॉडी के अंदर और टिटेनोस्पर्मिन रिलीज करता है, जिससे टिटनस की बीमारी हो जाती है। और अगर हम प्लेग की बात करें तो प्लेग जो होता है एक्सिलरी लिम्फ में, यहां पर होने वाला रोग था प्लेग, जो कि यहां पर होता है और चूहे जिसको स्प्रेड करते हैं, आप जानते होंगे। ये उतनी डिटेल नहीं है एनसीईआरटी में, क्योंकि अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बातें बताऊंगा। अगर जब हम डिटेल बात करेंगे तो उसमें इन सब चीजों को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं वायरल डिसीज में, और वायरल डिसीज की सबसे कॉमन डिसीज है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होते। देवियों और सज्जनों, बहुत गौर से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि ये मत लिखाना कहीं कि इससे लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। इससे लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। लंग्स इन्फेक्टेड सिर्फ होते हैं निमोनिया से। तो कॉमन कोल्ड में क्या इन्फेक्टेड होता है? स्पष्ट लिखा है, देखिए, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, नाक और रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी पैसेज की बीमारी है कॉमन कोल्ड। उसका लंग्स में नहीं है, नॉट लंग्स, देखो लिखा है बट नॉट द लंग्स, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी पैसेज क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। ये नोज है और नोज के बाद ये जो यहां तक आ रहा है, यहां तक ये पूरा पैसेज होता है, इसको रेस्पिरेटरी पैसेज कहते हैं, ठीक है। ये डिसीज, अच्छा, ये ज्यादातर जो होती है 3 से 7 दिन के लिए ही होती है। और आपने WHO की जरूर ये वो सुनी होगी, अनाउंसमेंट सुनी होगी कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो वो खांसी नहीं हो सकती, वो टीबी भी हो सकती। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के चेक कराएं, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो इसका पैथोजन कौन है, तो एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कोई रहीनो वायरस कहलाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है जो निमोनिया का था कि इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, है ना, कफ और स्नीजिंग थ्रू द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को अगर अपन पहचान मतलब उसके कांटेक्ट में आ जाते तो उससे भी हो सकता है, हाथ मिलाने से, छींकने मीकने से, और मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन की वाटर ड्रॉपलेट जो है नॉर्मल पर्सन में पहुंच जाएंगी तो जरूर ये हो जाएगा। सर हाँ, ये सिम्टम्स बड़ी बात अच्छी है। नेजल कंजेशन होगा, नाक बंद हो जाएगी, नाक में से सांस जाने में बड़ी दिक्कत होने लग जाएगी, नाक कभी कभी आ भी सकती है, नेजल डिस्चार्ज हो जाता है, फीवर तो बना ही रहता है, सिरदर्द बना रहता है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है ना, सोर थ्रोट हो जाता है, कफ होने लग जाता है, गले की आवाज भारी हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है, और थकान तो बनी ही रहती है। तो ये कॉमन कोल्ड के कुछ सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटोजोअन डिसीज की, तो प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ की डिसीज, सबसे पहले डिसीज तो है मलेरिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिसीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज नीट में भी है। तो एक बार देख लेते हैं पैथोजन कौन है इसका, प्लाज्मोडियम स्पीसीज से ये होता है। तो कई प्रकार के प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवल भी होता है, जिसमें से सबसे खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, जो कि मोस्ट सीरियस मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, जो कि सीधे ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसको ब्लैक यूरिन डिसीज भी कहते हैं। देखो बेटा, अभी मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूं, रेगुलर क्लास में हम ज्यादा ही पढ़ते हैं, अभी क्योंकि रिवीजन पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूं, इस वजह से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि केवल मैं वही कंटेंट आपको दूं जो एनसीईआरटी का कंटेंट है, बाकी नहीं दूं। अब देखिए प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम कैसे दिखता है, जरा यहां पर उसके गेमेटोसाइट्स जो है बने हुए हैं, आ जाइए। मोड ऑफ ट्रांसफर कौन करता है भाई, ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये देवी जी जो बैठी हैं आपको दिख रही हैं, वही करती है। और याद रखना, सिर्फ फीमेल एनाफ्लीज ही करती है। इसके अलावा अगर सिम्टम्स की बात करें तो ठंड देकर के बुखार आना, है ना। ठंड देकर के बुखार क्यों आता है, क्योंकि एक हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन होता है जो रिलीज हो जाता है प्लाज्मोडियम से, जिसकी वजह से फीवर आता है और ठंड लगती है। और जो फीवर है वो रिपीट होता है 3 से 4 दिन में, है ना, 3 से 4 दिन में फीवर रिपीट होता रहता है। किस चीज को अफेक्ट करता है सर मलेरिया, तो मलेरिया अफेक्ट करता है लीवर को और आरबीसी को, है ना, लीवर और आरबीसी दोनों पर यह प्रभाव डालता है। अपन लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपन समझते हैं। देखिए ये मच्छर आया, कहां गया भाई साहब, अभी तो आया तोड़ के, देखो ये घूम रहा मच्छर, ठीक है। अभी देखो ये मच्छर आया अगर, और मच्छर ने क्या किया है, एक किसी इंसान को जो कि अभी बीमार नहीं है, जो कि हो सकता है बीमार आदमी के साथ रह रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। अब ये मॉस्किटो क्या करेगा, ध्यान से समझना, इसकी मॉस्किटो की लार में
सलाइवा में एक इन्फेक्टेड स्टेज होती है जिसको स्पोरोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये स्पोरोजोइट रिलीज कर देगा, स्पोरोजोइट रिलीज कर देगा तो यही स्पोरोजोइट जो होती हैं वो कहां पहुंच जाती हैं? लीवर में पहुंच जाती हैं। और लीवर में जाने के बाद, ये लीवर में जाने के बाद वहां की सेल्स में, लीवर की सेल को कहते हैं हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट में बहुत ज्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर करके ये लीवर की सेल को फोड़ देती हैं और लीवर की सेल से बाहर निकल जाती तो मीरोजोइट्स कहलाती हैं। मीरोजोइट्स जो होती हैं या अभी तक का जो पीरियड है इसको कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइट पीरियड, और इसके बाद वो टारगेट करती है किसको? आरबीसी को। अब ये आरबीसी पे जाएंगी, उसमें कई तरह की कई तरह की स्टेजेस फॉर्म करती हैं। ट्रोफोजोइट स्टेज भी होती है, रिंग सिग्नेट स्टेज भी होती है, वो सब आपको नहीं है। और फिर इनडायरेक्टली ये क्या करती हैं? ये आरबीसी को भी बस्ट कर देती है, आरबीसी को फोड़ देती हैं। यहां से एक हीमोजोइन नाम का सब्सटेंस निकलता है जिसकी वजह से ठंड भी लगती है और रिस्पॉन्सिबल होता है वो ठंड चिल्स के इफेक्ट के लिए। और इसके बाद जो है वो दूसरी आरबीसी को टारगेट करती है, मतलब आरबीसी धीरे धीरे कम भी होंगी भाई, एनीमिया भी हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग अगर मलेरिया रहा तो। साथ ही साथ वो ये कह रहा है, साथ ही साथ एक और बात ध्यान से समझने की है इसमें कि एक इनकी गैमेटोसाइट स्टेज भी बन जाती है। गैमेटोसाइट अभी गैमेट्स नहीं बने हैं, गैमेटोसाइट स्टेज वो स्टेज होती है जिससे गैमेट बनने वाले हैं, तो वो भी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में ही रहेगी। अब मान के चलते हैं, आगे चलते हैं, अभी ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया आपको कि इसको क्या होता है? डाइजेनेटिक होस्ट की जरूरत होती है। डाइजेनेटिक होस्ट का मतलब होता है दो होस्ट के पे ये काम करता है। अभी देखो, कॉमन इन्फेक्शन डिसीज इन मेन। अब देखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मच्छर ने जो है किसी ह्यूमन को काटा था, मैंने बताया, ठीक है, काट दिया सर, कौन सी स्टेज डाल दी? स्पोरोजोइट स्टेज डाल दी, ठीक है। पैरासाइट कहां पहुंच गया सर? लीवर पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? ब्लड से पहुंच गया। अब वहां पर कौन सा रिप्रोडक्शन होने लग गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा, और वहां से जो है उन लीवर की सेल को बस्ट करके ये आ गई। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हो रहा है सर? आरबीसी में, और वो सेल्स को भी बस्ट कर रही है और क्या निकाल रही है? हीमोजाइन। अब ये साइकिल जो है वो चलने लग गया, जैसे हीमोजाइन निकलता है वो फीवर आने लग जाता है। अब बॉडी में बन गए हैं गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट जो है वो किसी इन्फेक्टेड शरीर में, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में है। अब ये सेक्सुअल स्टेज है आरबीसी की। अब क्या होगा अगर मॉस्किटो फिर से काट देगा? अब की बार मॉस्किटो किसको काट रहा है? ध्यान से समझना, अब की बार मॉस्किटो काट रहा है, अब की बार मॉस्किटो काट रहा है इन्फेक्टेड पर्सन को। मैं बेटा इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत धीमे से बता रहा हूं, पहले सुन। मैं ये कह रहा हूं, अगर मॉस्किटो पहली बार काट रहा है किसी व्यक्ति को, पहली बार काट रहा है, तो वो एक स्टेज डाल देता है जिसको स्पोरोजोइट कहते हैं। लेकिन अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को काट रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन को काट रहा है, तो वहां से गैमेटोसाइट उठा ले जाता है, और गैमेटोसाइट उठा ले जाता तो उसकी बॉडी में खुद चली जाती है गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट एक सेक्सुअल स्टेज है। अभी देखो उसके बाद क्या होगा। अब गैमेटोसाइट कहां पहुंच गया? फीमेल मॉस्किटो की गट में पहुंच गया, ठीक है। अब देखो गैमेट चले गए अंदर, गैमेटोसाइट चले गए। अब गैमेटोसाइट कन्वर्ट होंगे गैमेट्स में, गैमेट्स मतलब स्पर्म और ओवा बनेगा, और वहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहां पर जाइगोट जो है गट में डेवलप होने लग जाता है, फिर वो ऊकाइनेट होता है, वहां से मूव करके आता है स्टमक में, और स्टमक में मूव करने के बाद क्या कह रहा है कि उसमें जो जाइगोट होता है, उकाइनेट होता है, उसमें मियोसिस हो जाती है और वो हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हैप्लॉइड स्टेज जो होती है, उसी हैप्लॉइड स्टेज को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोजोइट कहते हैं, जो कि इन्फेक्शियस स्टेज भी होती है। अब वो पूरी की पूरी इन्फेक्शियस स्टेज उसकी कहां आ गई है? लार्वा में आ गई, सलाइवा में आ गई है। अब वो चाहे अभी किसको काट के आया है? किसको काट के आया? अभी इन्फेक्टेड को। अब जाएगा उसके बाजू में जो नॉन इन्फेक्टेड, उसको काट देगा। तो यहां से गैमेटोसाइट उठाया, वहां पे स्पोरोजोइट डाला, यहां से आलू उठाया, वहां से सोना डाला, वो सुना ना। तो अगर ये पूछा जाए कि क्या उठाती है फीमेल एनाफिलीज, तो गैमेटोसाइट उठाती है। और क्या डालती है? स्पोरोजोइट डालती है। गैमेटोसाइट कहां से उठाती है? इन्फेक्टेड पर्सन से। स्पोरोजोइट किसमें डालती है? नॉर्मल पर्सन में, और उसको क्या बना देती है? इन्फेक्टेड पर्सन बना देती है। ठीक है क्या? आ जाओ, मुझे लग रहा है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये कहानी थी किसकी? मलेरिया की कहानी थी। आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोन डिसीज में, एक और डिसीज की बात करते हैं, अमीबियोसिस या अमीबियोटिक डाइसेंट्री कहते हैं। अमीबियोटिक डाइसेंट्री क्या होता है? एंटामीबा हिस्टोलेटिका से होता है, ये इसका पैथोजन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर कही जाती हैं। ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीकल मैटर टू द फूड, फीकल मैटर फूड एंड वाटर से भी हो सकता है। इसको ओरल, एनल ओरल रूट भी कहते हैं, कि फीकल मैटर जो होता है वो डिस्चार्ज होता है एनल से, और अगर वहां से कोई रिलेटेड चीज जो है ओरल मोड से बॉडी में इंजेस्टेड हो जाती है, तो जिससे ये हो जाता है ट्रांसमिशन, है ना। इस वजह से ध्यान रखना चाहिए कि जिन चीजों में मक्खियां लग रही हों उन चीजों को नहीं खाना चाहिए अपन को, है ना। अब इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, और जो स्टूल निकलता है, जो फीकल मैटर डिस्चार्ज होता है, जो मल निकलता है, उसमें म्यूकस हो सकती है और ब्लड क्लॉट होते हैं। ये दो टाइप का होता है।
सफेद अगर हो रहा है तो म्यूकस ज्यादा है, और अगर रेड हो रहा है तो ब्लड ज्यादा है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से समझो इस बात को, अगर अपन को थोड़ा सा और इसके बारे में समझना है तो इसमें ये से समझ सकते हैं बेटा कि क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं कि हम अमीबियोटिक डिसीज की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये कोई मान लेते हैं कि फूड है, फूड मटेरियल है, ठीक है। अब एक हाउस फ्लाई आई, हाउस फ्लाई मान के चलो एक किसी गंदे पदार्थ पर बैठी थी और यहां से उड़ करके इस फूड पे आ गई, तो इसने यहां से जो पैथोजन से वो यहां डाल दी, और यही फूड किसी व्यक्ति ने जो है वो खा लिया। अब व्यक्ति की बॉडी में जो है वो पैथोजन चलेगा कि नहीं चलेगा? तो फीकल ओरल रूट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? फीकल ओरल रूट कहते हैं। इससे जो है ये होता है काम, ठीक है। अभी ये समझो, एक मिनट रुकना, ये तो लिखा रह गया, कहाँ है भाई साहब? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड बेटा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैथोजन है एस्केरिसिस। ये डिसीज का नाम है जो है, ये डिसीज कौन सी है बेटा? एस्केरिस डिसीज है, इंटरनल पैरासाइट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? सॉइल, वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फीकल कंटेनिंग एक पैरासाइट। अब देखो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके, मेरी बात समझो। एक आदमी है, एक आदमी जो है पूछ रहा है भैया गाजर कैसी दी है, गाजर उठाई खा लिया तुरंत। अब जो गाजर है, जो कैरेट उसने खाई है, उसमें हो सकता है एग हो। किसके एग हो सकते हैं? हेलमिंथीज के एग हो सकते हैं। और हेलमिंथीज के एग कहां चलेगा भाई? अंदर चलेगा। अंदर जाके उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, तो वो एग जो है उनमें से उसके क्या निकला? छोटे छोटे से बेबीज निकल आए, और वो देख रहे हैं कि ओह इंटेस्टाइन में है, वहां तो बहुत सारा खाना आ रहा, तो वो फूड एब्जॉर्व करने लग जाएंगे और खूब सारी अपनी जनरेशन बढ़ाने लग जाएंगे, और ऐसे कीड़े पेट में पड़ जाते हैं। देखो दिख रहा है, ये सभी कीड़े जो है पेट में पड़ जाएंगे, है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई साहब एस्केरिस जो है इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, सॉइल से, वाटर से डायरेक्ट, बच्चे छोटे बच्चे मिट्टी खा लेते तो उनके शरीर पेट में भी चले जाते हैं, ऐसे कीड़े हो जाते हैं ना। तो इसलिए उनको एक टेबलेट दी जाती है, एल्बेंडाजोल नाम की टेबलेट दी जाती है ना। कंटामिनेटेड वेजिटेबल हो सकती है, फ्रूट्स भी हो सकते हैं। ये जो डायरेक्ट आलू आते हैं खेत से, अगर खेत में कोई गया होगा और वहीं उसने फीकल मैटर डिस्चार्ज कर दिया होगा, तो उसके फीकल मैटर से जो है आलू में भी लग जाएगी ये चीजें, है ना। तो ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। हेलमेंथी डिसीज में एक और डिसीज आ रही है बेटा, हेलमेंथी डिसीज की ही एक और डिसीज है, तो थोड़ा सा ऊपर सरका देते हैं, आ जाओ। हेलमेंथी डिसीज में एक और डिसीज है, जिस डिसीज का नाम है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस जो होता ही है उसको अपन एलिफेंटियासिस या हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। इसको फाइलेरियल बाम, जिसको व्यूचेरेरिया ब्रांकाप्टी और व्यूचेरेरिया मलाई ट्रांसफर करते हैं। ये किस मॉस्किटो से होती है? क्यूलेक्स मॉस्किटो से। तो इसमें आपको ट्रिक याद रखनी, कुल्फी, कुल्फी का मतलब है क्यूलेक्स से होता है फाइलेरिया, कुल्फी। तो अलग अलग मॉस्किटो होते हैं, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है, लेकिन है ये भी फीमेल भाई साहब, है ना। इसके अलावा अगर देखो आप, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं सर? इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फाइलेरियल बार्म्स जो होता है लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, और यूजुअली लोअर लिम्ब्स में होता है बेटा। और लोअर लिम्ब्स में जो है ये क्रोनिक डिसीज या क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देता है, जो कि कई सालों तक ये अपने लिम्ब्स में रह सकता है और एक जेनाइटल ऑर्गन तक को हार्म कर सकता है, ऐसा लिखा। अभी आपको एक डायग्राम दिख रहा हो, देखो ये मैं डायग्राम दिखाता हूं। तो यहां पर ये देखो, ये हाथी पांव है, ये हाथी पांव कहलाता है। इन लिम्फेटिक वेसल में जो है वो हेलमिंथीज जो है, इस हेलमिंथीज का डायग्राम ये है, देखो ये है व्यूचेरेरिया ब्रैंकाप्टी, है ना। तो ये जाकर के वहां पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देता है और जेनाइटल ऑर्गन तक भी पहुंच सकता है ये इन्फ्लामेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हम माइक्रोस्पोरम, हम अब फंगल डिसीज की बात कर रहे हैं, और फंगल डिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट है रिंग वॉर्म, है ना। इसके पैथोजेंस क्या क्या हो सकते हैं सर? माइक्रोस्पोरम हो सकते हैं, ट्राइकोफाइटोन हो सकते हैं, एपिडर्मियोफाइटोन हो सकते हैं, और ये जो हो सकते हैं ग्रोइन और टोज में होते हैं। ग्रोइन एरिया, ये वाला एरिया जो होता है ग्रोइन एरिया होते हैं, जहां पर पसीना वसीना ज्यादा आता है, ऐसे एरिया को ग्रोइन एरिया कहते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? सॉइल से हो सकता है, दूसरे की टॉवल यूज करने से, किसी व्यक्ति को अगर ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है उसके क्लॉथ्स यूज करने से, कॉम्ब यूज करने से ये हो सकता है। साथ ही साथ अगर एक और बात कही जाए तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है हीट एंड मॉइस्चर, क्योंकि हीट और मॉइस्चर जो होती हैं फंजाई को ग्रो करने के लिए हेल्प करती हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं सर? तो ड्राई स्केली स्किन हो जाएगी। देखिए यहां पर मैंने ये डायग्राम जो लगाए हुए हैं, यहां पर देखो ये ग्रोइन एरिया में ये हो गया है, यहां पर किसी के कान में हो गया है, देखो वो स्केली लेसन्स जो हो जाते हैं, स्कैल्प, स्कैल्प मतलब क्या होता है? खोपड़ी के ऊपर देखो यहां पर ये हो गए हैं, तो ये इसके पूरे क्या हो जाते हैं बेटा? सिम्टम्स हो जाते हैं।
अब इसके अलावा अगर अपन बात करें कि सर प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं डिसीज को, तो भाई साहब रोज नहाना चाहिए। देखो जॉन अब्राहम साहब भी रोज नहा रहे हैं, है ना। किसी भी साबुन का भी यूज कर सकते हैं। मैं किसी साबुन की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं कि आपको यही पहले लगानी है, लेकिन रोज नहाना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। अपना जो पानी अपन पीते हैं वो भी ड्रिंकिंग वाटर जो होना चाहिए वो भी क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो है पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कभी देखिए, कभी कभी हम कचरा अपने घर के आसपास रखते हैं तो वो हमारे पड़ोसियों को नुकसान नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली हमें ही बीमार करने के लिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीट्रा, है ना, जो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको भी अच्छे से करना पड़ेगा। पेरियोडिक क्लीनिंग करनी पड़ेगी हमें, एंड डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा वाटर रिजर्वियर को और पूल्स को, और बाकी सब चीजों को हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से हमें इनको साफ करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट में ऐसे लोगों के नहीं आना है जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, तो अवॉइड कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्संस, और उनकी कोई सामान को, उनकी कोई चीजों को यूज नहीं करना है। साथ ही साथ हमें एक और बात याद रखनी है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए पब्लिक हाइजीन की। अगर हम किसी पब्लिक वॉशरूम में जा रहे हैं तो जरूर वहां पर पानी डाल के आए, और मतलब आप जब यूज फ्रेश हो या यूज करें तब कम से कम उसको, आपके बाद कोई जाए तो उसको क्लीन मिले, ऐसा ही कोशिश करनी चाहिए। मॉस्किटो से जो भी बीमारियां हो रही हैं तो मॉस्किटो का एरेडिकेशन करना चाहिए, मॉस्किटो को हटाना चाहिए। कई तरीके हैं, आप मॉस्किटो नेट का यूज कर सकते हो, आप ओडोमॉस लगा सकते हैं, आप और भी चीजें जो है मार्केट में चलती हैं उनके लिए आप काम कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है कि अपन इनके लिए कर सकते हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। हाँ, जरूर ये याद रखें कि डेंगू के बारे में अगर अपन से पूछा जाए तो डेंगू का मच्छर जो होता है, डेंगू भी अभी सिलेबस में ऐड किया है, मैं थोड़ा सा डेंगू के बारे में भी बता देता हूं। डेंगू जो होता है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो से होता है, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत सारी लाइनिंग्स होती हैं, जैसे टाइगर की बॉडी में लाइनिंग होती है। अच्छा, डेंगू का मच्छर जो होता है वो बहुत खतरनाक है भाई साहब। डेंगू के मच्छर ने और मलेरिया के मच्छर ने टाइम स्लॉट्स बांट के रखे हैं। डेंगू का मच्छर सिर्फ और सिर्फ कब काटता है, दिन में काटता है। डेंगू और चिकनगुनिया सेम मच्छर जो है वो फैलाता है, वो भी फीमेल ही है बेटा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये टाइगर मॉस्किटो कहलाता है, और साफ पानी में रहता है। तो घर के पानी में, घर के अंदर जो गमलों में पानी हो सकता है, कूलर में पानी हो सकता है, उसमें डेंगू का मच्छर पनपता है ना। और आसपास पानी अगर नहीं जमा होने देंगे तो मुझे लगता है कि मॉस्किटो के लार्वा जो है डेवलप नहीं होंगे, और फिर जो है मॉस्किटो आपके आसपास नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छा मेथड हो सकता है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि कूलर वगैरह जो होते हैं उनकी रेगुलर से क्लीनिंग करते रहें, ये भी एक बात कह रहे हैं। मॉस्किटो नेट का यूज करें, ये मैंने बता ही दिया सब चीजें आपको, है ना। इसके अलावा एक अच्छी बात यहां पर है कि कुछ फिशेज होती हैं, ऐसी फिश होती हैं जो मच्छर के लार्वे को खा जाती हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा शौक है फिशरीज का, या फिर एक्वेरियम वगैरह आप रखते हैं, तो एक्वेरियम में तो नहीं खैर, लेकिन आप आपके यहाँ जहां भी पानी जो है जमा हो रहा है वहां पर एक फिश को आप इंसल्ट कर सकते हैं। उस फिश का नाम है गंबूशिया। क्या नाम है? गंबूशिया। तो अगर गंबूशिया नाम की फिश को अगर आप भेज देते हैं तो लार्वी बोरस होती है, लार्वे को खाने वाली फिश होती है, तो वो मच्छर के लार्वे को खा लेगी, खत्म कर देगी, ये उसका काम है। इसके अलावा कुछ चीजें आप जानते हैं, डीडीटी वगैरह का छिड़काव होता है, या फिर कुछ पेस्टिसाइड होते हैं, वो भी मच्छर को मारने में जो है योगदान दिखाते हैं। और कुछ ये जो जाली लगती है, मॉस्किटो नेट्स लगते हैं, कि ताकि बाहर से मॉस्किटो घर के अंदर ना आ पाए, ये भी एनसीईआरटी इनके बारे में भी लिख रही है। साथ ही साथ इसके बाद जो है, अब हम कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इम्यूनाइजेशन जो होती है। अच्छा, एक और बात है कि अगर मान के चलो कि ये बीमारियां हो गई, तो क्या करना है सर, या बीमारियों से बचने के लिए क्या करना है? तो बीमारी से बचने के लिए इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। एक लेक्चर में आपको जरूर बताऊंगा कि वैक्सीन कैसे काम कर सकती है। जैसे यहां पर इन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं ऑलरेडी, तो इन बातों को अपन समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बता रखा है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वैक्सीन्स जो होती हैं हेल्प करती हैं कुछ डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। जैसे डिसीज है स्मॉल पॉक्स वगैरह, है ना, ऐसी डिसीज ही क्या है बेटा, स्मॉल पॉक्स वगैरह डिसीज है। डिप्थीरिया है, निमोनिया है, टिटनेस है, ठीक है। और यहां पर कह रहा है कि ड्रग्स जो होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं, वो ट्रीट करने में, अगर कोई बीमारी हो ही गई है तो भाई साहब एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, और बीमारी ना हो पाए इसलिए क्या लगवानी पड़ती है, वैक्सीन लगवानी पड़ती है। जैसे छोटे बच्चों को तो लगती ही है, किसकी वैक्सीन लगती है, डिप्थीरिया की लगती है, और बाकी पोलियो की भी वैक्सीन होती है। पोलियो तो एक वायरल 2 बूंद जिंदगी का आपने सुना ही होगा। अगले लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो आप बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और आपका जल्दी रिवीजन करवाना चाहते हैं, बोर्ड के लिए और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सबसे प्यारे दोस्त को भेज दीजिए, ताकि वो भी आपके साथ तैयारी कर सके। थैंक यू।